जो चैप्टर डिस्कस करना था दैट इज एनल कनाल। हमने अपेंडिक्स वाले चैप्टर तक जो है उसका सारा डिजीज़ भी डिस्कस कर ली थी और उनका मैनेजमेंट भी। एनल कनाल की डिजीज़ तो डिस्कस कर चुके हैं लेकिन इसकी मैनेजमेंट रह गई थी। सबसे पहली जो डिजीज़ है यहाँ पर पाइलोनिडल साइनस, इसको हमने देखा था जब सारी इन्वेस्टिगेशन और प्रेजेंटेशन को डिस्कस किया था कि इसमें क्या होता है कि स्वीट ग्लैंडर्स की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। उसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर रिकरेंट एब्सेस बनती हैं, डिस्चार्ज होता है, ठीक है, म्यूकस डिस्चार्ज होता है और ये हेयरी मैन में ज़्यादा कॉमन है। इसकी जो ओपनिंग है वो आपको एनल वर्ड से 5 सेंटीमीटर अबव मिलती है। अच्छा, उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे करना है? सबसे पहले तो अगर पेशेंट को माइनर सिम्टम्स है तो उसको सिंपली आपने ट्रैक्ट को क्लीन कर देना है, जितने वहाँ से हेयर है उनको रिमूव करना है रेगुलर शेविंग की मदद से और स्ट्रिक्ट हाइजीन, ठीक है, यानी स्ट्रिक्ट हाइजीन को फॉलो किया जाए, रेगुलर शेविंग की जाए और ट्रैक को क्लीन किया जाए तो उससे जो है वो सिम्टम्स रिलीव हो जाती हैं। और अगर एक्यूट एब्सेस वहाँ पे बनी, क्योंकि मैंने बताया कि इस केस में रिकरेंट एब्सेस बनती हैं, तो अगर जब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट किया उसकी एब्सेस बनी हुई है तो आपने एब्सेस को ड्रेन कर लेना है लॉन्गिट्यूडनल सीएन की मदद से। एनसीए लगा के उसका जितना भी ग्रेनुलेशन टिश्यू है सबको क्यूरेट करना है, उसको अच्छे से साफ करना है और एंटीबायोटिक्स दे देनी है पेशेंट को। एब्सेस का ये ट्रीटमेंट होता है ना, पूरी बॉडी में कहीं पे भी एब्सेस बने तो हम सीएन करके उसको ड्रेन करते हैं और उसके बाद एंटीबायोटिक्स देते हैं। अच्छा, क्रोनिक और पाइलोनिडल साइनस है, पाइलोनिडल डिजीज है अगर, तो उसको कैसे ट्रीट करना है? उसमें अब ये जो ट्रैक्ट है ना, इस पूरे को हमें एक्साइज करना पड़ेगा। पूरे का पूरा जो ट्रैक्ट बन चुका है उसको एक्साइज करेंगे और उसके बाद वो जो वुंड है उसको क्लोज कर देंगे। अगर लार्ज वुंड हो सीएन के बाद तो फिर उसको सेकेंडरी इंटेंशन के लिए ओपन रहने देते हैं। मतलब दो तरह की वुंड हीलिंग होती है ना, प्राइमरी इंटेंशन और सेकेंडरी। प्राइमरी इंटेंशन में ये होता है कि अगर कोई भी वाउंड है उसको हम जो है वो स्टिचेस लगा देते हैं, खुद से बंद कर देते हैं, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता हील कर जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी इंटेंशन है इसमें क्या करते हैं कि जो वाउंड जिनका साइज जरा बड़ा होता है उनको फिर ना स्टिचेस नहीं लगाए जाते, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कि इन पर खुद ही जो है वो पहले ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगा, फिर इस पर सारे फाइब्रोब्लास्ट आएंगे और वो फाइबर्स बनाएंगे, फाइब्रोसिस हो जाएगी और फिर ये बंद हो जाएगा, ठीक है। इस केस में सेकेंडरी इंटेंशन के केस में स्कार बन जाता है लेकिन वोंड जो है इसकी हीलिंग खुद होती है। तो ये सेकेंडरी इंटेंशन से बंद होगा अगर वुंड का साइज बड़ा है, और अगर छोटा है तो हमने इसको स्टिचेस लगा देने हैं। ये उस केस में करना है अगर क्रोनिक पाइलोनिडल डिजीज है। अगर आपको पता है कि एब्सेस है तो उसको ड्रेन कर दो, और अगर माइल्ड से सिम्टम है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है सिंपली उधर शेविंग और हाइजीन मेंटेन करने का कहोगे पेशेंट को। अच्छा, सर्टेन मेथड्स हैं जिसकी मदद से इंटायर वोंड को मिक्साइज कर सकते हैं और उसके बाद उसको क्लोज कर सकते हैं ताकि मिड लाइन वोंड ना बने और उसके बाद जो स्कारिंग है या फाइब्रोसिस है वो प्रिवेंट हो जाए। उसकी इसमें जी प्लास्टी है, कैरीडैकिस प्रोसीजर है, बेस्कॉम टेक्निक है, रोम्बॉइड फ्लैप है। इनके सिर्फ नाम ही आप याद कर लो, आपको ऐसे डिटेल्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ सिंपली ये वाले प्रोसीजर्स हम तब करते हैं जब मिड लाइन सीएंस को अवॉइड कर रहे होते हैं, क्योंकि मिड लाइन सीएन है तो हीलिंग पूर होगी, हीलिंग पूर होगी तो वो जो वोंड है वो बहुत देर तक ऐसे ही चल सकता है, क्योंकि हम स्टिचेस नहीं लगा रहे, हम उसको ऐसे छोड़े तो वोंड में इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए उस केसेस में फिर हम ये करते हैं मिड लाइन एंड सीए नहीं लगाते, ताकि ये वाले जो सारे प्रोसीजर है ना इनकी वजह से क्या होगा कि वोंड की हीलिंग जल्दी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एनल इनकॉन्टिनेंस आ जाता है। एनल इनकॉन्टिनेंस ये भी देखा था हमने कि मैकेनिकल कोई डिफेक्ट आ सकता है स्फिंक्टर में, न्यूरोजेनिक यानी किसी नर्व की इंजरी हो सकती है या स्टूल रिलेटेड कोई मसला हो सकता है। ट्रीटमेंट इसका क्या करना है? अब इसका ना डिफेक्ट पे डिपेंड करता है कि जो डिफेक्ट है हमें वो ठीक करना पड़ेगा। अगर तो माइनर मैकेनिकल जो डिफेक्ट आया हुआ है स्फिंक्टर में, तो आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को कहना है कि वो डाइटरी फाइबर्स अपनी डाइट में ज्यादा ले ताकि जो स्टूल बल्क है वो इंक्रीज कर जाए और बायो फीडबैक की वजह से वो जो डिफेक्ट है वो उसकी हीलिंग हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अगर मेजर डिफेक्ट है स्फिंक्टर में तो उसमें फिर आपको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, स्फिंक्टर की रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। और वो वाले पेशेंट जिनमें रिकंस्ट्रक्ट आप नहीं कर सकते उस केस में फिर आपको आर्टिफिशियल एनल स्फिंक्टर भी लगाया जा सकता है पेशेंट को, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं, या तो सबसे पहला आप ज्यादा डाइटरी फाइबर लेने से बायो फीडबैक होगा, या फिर सेकंड अगर डिफेक्ट मेजर है तो आपको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और थर्ड ऑप्शन आपके पास एनल स्फिंक्टर का जो है वो आर्टिफिशियल प्लेसमेंट होती है। अच्छा, एनल फिशर ये मैंने आपको बताया था कि बहुत पेनफुल कंडीशन होती है, ठीक है। इसकी सारी पैथोजेनेसिस बताई थी कि ट्रोमा या कोई डैमेज की वजह से वहां पर इस्कीमिया होता है, इस्कीमिया वजह से स्पाज्म होता है, स्पाज्म की वजह से पेन होती है, ठीक है। स्पेशली डेफिकेशन पे पेन इंक्रीज कर जाती है। ये सारी चीजें हमने देखी थी और एग्जामिनेशन भी किया था। अब हमने इसकी ट्रीटमेंट की बात करनी है। ट्रीटमेंट में ना सबसे पहले तो कंजर्वेटिव है। अगर तो पेशेंट आपके पास आया है और एनल फिशर जो है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा ठीक हो जाता है, बहुत ज्यादा इसके रेट है, 90% तक जो है ना वो इसकी हीलिंग हो जाती है कंजर्वेटिव से। इसलिए हम डायरेक्टली नहीं जाते कि सर्जरी पर, हम पहले कंजर्वेटिव पर रहते हैं। उसमें क्या करते हैं, पेशेंट को स्टूल सॉफ्टनर्स देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर पेशेंट जो है ना वो डेफिकेशन नहीं ज्यादा करता कि उससे पेन इंक्रीज होती है, उसकी वजह से हार्ड स्टूल बनता है, हार्ड स्टूल जो है वो फर्दर कंडीशन को एग्रेवेट कर देता है। तो कंजर्वेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टूल सॉफ्टनर दिए जाते हैं, हाई फाइबर डाइट और सीट्स बाथ, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो एक तो उसका जो ट्रिगर हो रहा था बार बार हार्ड स्टूल की वजह से वो खत्म हो जाएगा और वो खुद से जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हील कर जाएगा। कंजर्वेटिव में ही होगा। अब उसके बाद अगर कंजर्वेटिव से ठीक नहीं हुआ, मोर देन 90% हील कर जाते हैं, लेकिन अगर ठीक नहीं हुआ, हीलिंग नहीं हुई, मोर देन 6 वीक ड्यूरेशन आपने कंजर्वेटिव के लिए रखनी है। 6 वीक से ज्यादा टाइम हो गया, अब आप कंजर्वेटिव को छोड़कर अब आप मेडिसिन की तरफ आओगे, ठीक है।
मेडिसिन में सबसे पहले आ जाता है नाइट्राइट, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या करेगा, ये स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवाएगा, क्योंकि इसके पैथोजेनेसिस में एक ही पॉइंट था ना कि वहाँ पे स्पाज्म हो रहा है और स्पाज्म की वजह से इस्कीमिया और पेन हो रही है, इस्कीमिक पेन हो रही है, तो हम उसको रिलैक्स करेंगे स्मूथ मसल को, नाइट्रिक ऑक्साइड देंगे। ठीक है, इसमें जो है वो 2.2% ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है जो टोपिकली अप्लाई करनी है 2 to 3 times a day। ठीक है, और इसको 8 वीक्स तक लेकर चलना है। कंजर्वेटिव हमने 6 वीक्स तक देखना था, और ये जो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है इसको 8 वीक्स तक यूज करना है। और इस केस में भी 70% जो लोग हैं जो कंजर्वेटिव से ठीक नहीं हुए थे वो ग्लिसराइल नाइट्रेट से ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है हेडेक का, जो हमने यूजुअली देखा है कि जितनी भी नाइट्रेट ड्रग्स होती है उनका साइड इफेक्ट हेडेक का ही होता है, तो इसमें भी वो साइड इफेक्ट है। अच्छा, बोटुलिनम टॉक्सिन, इसमें क्या करना होता है, बोटुलिनम क्या करती है, ये प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग के साथ बाइंड कर जाती है और एसिटाइलकोलिन को रिलीज नहीं होने देती। जब वो रिलीज नहीं होती तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती और मसल में रिलैक्सेशन रहती है। तो बोटुलिनम टॉक्सिन जो है वो दूसरा ऑप्शन है, लेकिन ग्लिसरॉल डाइनाइट्रेट को हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, अगर इससे ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट से ठीक ना हो फिर हम बोटुलिनम की तरफ आते हैं, इससे भी हीलिंग हो जाती है। मतलब ये होगा ना कि बोटुलिनम जब लगा देंगे मसल रिलैक्स रहेंगे, जब मसल रिलैक्स रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जो फिशर बना है उसकी हीलिंग हो जाएगी। अब आ जाती है नेक्स्ट स्टेज की, अगर इन चीज़ों से भी मेडिसिन से भी वो ठीक नहीं हो रहा, जो कि रेयर केसेस में होता है, फिर ठीक नहीं हो रहा तो आपको क्या, आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी में आ जाती है मैनुअल डायलेटेशन ऑफ एनस। इसमें क्या करते हैं, एनल कनाल को फोर्सफुली डायलेट करते हैं फिंगर की मदद से, यानी मैनुअली हम कर रहे हैं ना, उसको डायलेट करते हैं। और एनेस्थीसिया के बाद इससे क्या होता है कि पेशेंट जो है ना वो उसका जो वो इतना ज्यादा स्पाज्म हुआ था ना वो रिलीव हो जाता है। लेकिन ये अब ज्यादा यूज नहीं किया जाता, उसको रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इसकी मदद से ना बाद में मसला होता है कि एनल इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, कि वो जो स्पाज्म था वो तो खत्म हो गया लेकिन अब एनल इनकॉन्टिनेंस हो गया, आपने स्फिंक्टर को डैमेज कर दिया। नेक्स्ट इज लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटमी। ये क्या करते हैं, इसमें उसको मैनुअली नहीं करते बल्कि इसमें जो है ना वो स्फिंक्टर पे डिवाइड किया जाता है, उसके फाइबर्स को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इससे भी स्फिंक्टर की टोन डिक्रीज हो जाती है और पेन, क्योंकि वो स्पाज्म की वजह से पेन थी वो भी कम हो जाती है, उसकी वास्कुलरिटी अच्छी होती है, जब ब्लड सप्लाई उसको मिलती है तो उसका वोंड हील कर जाता है। ठीक है, पहले यही था ना कि इस्कीमिया की वजह से वोंड हील नहीं हो पा रहा था, अब स्पाज्म रिड्यूस हुआ है तो वेसल्स ने अच्छा ब्लड दिया है तो वोंड की हीलिंग हो गई है। लेकिन इसमें भी कुछ चांसेस हैं, ठीक है, इनकॉन्टिनेंस के, जैसे इसमें थे ना वैसे भी इसमें कम है लेकिन प्रेजेंट है। उसके बाद एनल एडवांसमेंट फ्लैप आ जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जो फिशर की एजेस उनको एक्सरसाइज कर देते हैं और वोंड के ऊपर एक फ्लैप लगा देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे वोंड था ना यहाँ पर जिसकी हीलिंग नहीं हो रही थी और जिसकी वजह से ज्यादा पेशेंट को पेन हो रही थी, इस पूरे वुंड को ना एक फ्लैप से कवर कर देते हैं उसके एजेस को एक्सरसाइज करने के बाद। ठीक है, ये एनल एडवांसमेंट फ्लैप है। ये आपने इस तरह से इस पूरे एल्गोरिथम को याद रखना है कि सबसे पहले आपने कंजर्वेटिव पे लेकर चलना है पेशेंट को, जिसमें ज्यादातर पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अगर कंजर्वेटिव से ठीक नहीं हुआ तो आपने फिर ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट है उसमें भी 70% तक हीलिंग हो जाती है, वरना अगर ये नहीं रिस्पॉन्ड शो करा तो आप उसको डिलिटियाजम पे लेके आ सकते हो, और उसके बाद बोटुलिनम टॉक्सिन आपके पास ऑप्शन है, और अगर इससे भी ठीक नहीं होता तो फिर सर्जरी लास्ट रिसोर्ट है आपके पास। ठीक है, इसमें भी आप मैनुअली तो यूज नहीं किया जाता, आप लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटमी का बताओगे, एनल एडवांसमेंट फ्लैप का बताओगे। ओके जी, प्रूराइटिस से नहीं क्या होता है, इसमें सिंपली है कि पेरियनल इचिंग होती है। ठीक है, इसके कॉजेज क्या है, लैक ऑफ क्लीनिनेस और कोई डिस्चार्ज हो रहा है वहाँ पे, जैसे हमने देखा था कि पाइलोनिडल साइनस में भी डिस्चार्ज होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज है, एसटीआईज हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, पैरासाइट्स इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस एक वर्म है, इसकी वजह से हो सकता है, और क्योंकि इसके जो है ना वो एग्स होते हैं पेरियनल एरिया में, इस वजह से वहाँ पे इचिंग होती है। ड्रग्स कुछ हैं जो इचिंग करवा देती हैं, तो इसमें क्या करना है, कॉज को ट्रीट करना है। अगर वो कोई इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करो, अगर कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्ज के कॉज को देखो, उसको ठीक करो, कोई ड्रग है तो उसको स्टॉप करो। इस तरह से आपने कॉज को ट्रीट करना है। अगर फंजाई है तो एंटी फंगल देने हैं, अगर ये वर्म है तो एल्बिंडाजोल, ठीक है, पैरासिटिक ड्रग है, इसको ये देना है। और उसके बाद क्या करना है कि हाइजीन को इम्प्रूव करना है, पेरिनियम को वॉश करना है सोप से, और ड्राई टॉवल यूज करना है, हेयर ड्रायर यूज करना है, उसको ड्राई रखना है, और हाइड्रोकोर्टिसोन का ऑइंटमेंट भी लगाया जा सकता है अगर इन चीजों से ठीक ना हो। ठीक है।